प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले असम्बलियां तोड़ने का दबंग फैसला इमरान खान के लिए मुसीबत बन गया। परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग, घरों पर पुलिस के छापे, परवेज इलाही के करीबी साथी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी लापता। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आम इंतखाबात से कबली मुल्तान में बड़ा खड़ाक, नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कारकुनों के साथ आपस में गुत्थम गुत्था। पुलिस ने नून लीगी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में मौजूद सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की तबाही का राज पकड़ा गया। पाकिस्तान से रोजाना $50 लाख की अफगानिस्तान स्मगलिंग का इंकशाफ। नामवर जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात कि पाकिस्तान से सीमेंट की बोरियों में डॉलर स्मगल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में $90 अफगानी का, जबकि पाकिस्तान में 276 का है। ये तमाम डिटेल्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा साहब। उनको वेलकम करेंगे, साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी फैसल साहब, आप गालिबन नवंबर से ये तमाम हालात जो हैं एंटिसिपेट कर रहे हैं और बर्मला इसका इजहार भी कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें इतनी ऑब्वियस थी, इमरान खान की पॉलिटिक्स का बंद गली में जाना, ये गिरफ्तारियां, असम्बलियां तोड़ना, फिर उसका कोई फ़ायदा ना होना, तो ये चीज़ें पीटीआई के मेंबरान को क्यों नज़र नहीं आ रही थी, स्पेशली जो गिरफ्तार हो रहे हैं? आप बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने पूरी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है, पार्टी को तबाही के दौराहे पे लेके आए हैं, और एक वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है और वो समझते हैं कि ये गालिब गलौज झगड़े की सियासत से वो बचे रहेंगे। और कराची और सिंध का रिजल्ट भी सामने आ गया। उसके बाद आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी पंजाब हुकूमत छोड़कर, जो सबसे बड़ा सूबा था। फिर आपने कुल्हाड़ी मारी केपीके की गवर्नमेंट छोड़ के। फिर आप लोगों ने डिसाइड किया पीटीआई ने कि जी हम इस्तीफे नहीं लेंगे, वो इस्तीफे कबूल हो गए। और फिर अब वोट ना होने की वजह से और चापलूसी करने की वजह से प्रेसिडेंट साहब को भी जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल हर तरफ नुकसान किया है। और फिर एक अच्छे लीडर को आप तबाही के दौराने पे लाकर उसको नाअहली के डगर पे भी लाके खड़ा कर दिया है, वो तलवार भी लटक रही है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखें तो नॉट ओनली कि इमरान खान साहब ने अपना नुकसान किया इन घटिया लोगों की बातों में आकर, मुल्क को एक अच्छे लीडर के साथ दूरी हुई, जमहूरियत को नुकसान हुआ, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हुआ और इदारों को बेहद नुकसान हुआ। तो अगर इसका अजाला किया जाए और नटशेल में अगर आप आगे खड़े हो तो आप -0 पे आगे खड़े हो गए। तो ऐसी सियासत, ऐसी पॉपुलैरिटी और ऐसी लीडरशिप का क्या फायदा जिसमें आप पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं दे सके। फिर आप इलेक्शन में गए, आप सारी सीटों में खड़े हो गए, आप बिल्कुल पॉपुलर है इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन जो पॉपुलैरिटी आज से 3 महीने पहले थी इमरान खान साहब की, उससे वो नीचे आ गए। पीडीएम से वो जरूर ऊपर है, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी से वो नीचे आ चुके हैं। आज भी पीडीएम से ऊपर है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं है। तो वो भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद जिन लोगों ने उनकी अपनों में बैठे करप्शन की, वो उनके केसेस खुलना शुरू हो जाएंगे, तो मदीना की रियासत भी आपको नजर आ जाएगी। तो ओवरऑल आपने बम अपने, वो कहते हैं ना कि हमने सब कुछ करके बम मारा है, तो बम उन्होंने अपने ऊपर गिरा दिए। और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस वजह से कुछ ठीक होंगी और कुछ नाजायज भी हो रही हैं। हमारे इक़्तिदार में भी हो रही थी, वो भी गलत था, आज भी हो रही है तो वो भी गलत है। तो गवर्नमेंट के पास अपनी कोई अहलियत दिखाने के लिए, कोई पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतरी करने के लिए दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो डाइवर्ट करने के लिए बात कर लेते हैं। या नहीं, आपका ख्याल ये फैसल भाई, ये कौन सी गिरफ्तारियां आपके ख्याल में गलत हुई हैं और कौन सी ठीक हुई हैं? देखिए, अब जैसे फवाद का केस था, फवाद के केस के अंदर सिर्फ अगर धमकी वाला एलिमेंट निकाल दे, जो जोश खिताबत में आदमी के मुंह से निकल जाती है बात, इलेक्शन कमीशन ने आप लोग इसको एक्सपोज ही किया है ना। वो पार्टी बन के सामने आ गई और इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है, वो खुद सादिक और अमीन नहीं बने हुए बैठे हुए, वो खुद सादिक और अमीन नहीं है। मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट गया उनका केस लेकर विद एविडेंस, और वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मेरे साथ भी जो किया वो किसी डिक्शनरी के अंदर, किसी कानून में, किसी आइन में नहीं है ना। तो फिर नजर आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, किसकी बेहस पे कर रहे हैं। पीएमएलएन की एक सेकंड मशीनरी बनी हुई है, बाजार नजर तो यही आ रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने फवाद का कहा कि गलत केस बना, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब के केस के बारे में क्या कहते हैं, वो ठीक है या गलत है? सही है। देखिए, शेख रशीद साहब की भी शेख रशीद साहब भी आज से नहीं कई सालों से पुराने एमएनए रह चुके हैं, और उनका आपको पता है बात करने का स्टाइल है जो लोगों को
पसंद आता है। उस स्टाइल के अंदर वो उम्र का तकाजा भी हो, अपनी बात से बहुत आगे चले गए, उस बात का सर पैर नहीं था कोई, ना है। फिर उसके बाद उनसे भी गलती हुई कि उनके अंदर भी वो जुनून था या जोश था इंटीरियर मिनिस्ट्री का। मेरे ख्याल से बहुत नामुनासिब चीज है कि आप किसी भी जगह पे खड़े होकर पुलिस वालों को धक्के, गालियां, गलोच करें। लेकिन उनके साथ भी जो हो रहा है यही काम हमने अपनी गवर्नमेंट के दौरान बाकी लोगों के साथ किया था, वो भी गलत था, आज भी गलत हो रहा है। मतलब बेसलेस है ना। अच्छा, उसके बाद फैसल अब आपसे वन बाई वन एक एक पे लेते जाते हैं ओपिनियन। चौधरी परवेज अली साहब पे ये शराब का मुकदमा हो गया सर, मुंह छलाई पे हो गया, फिर वो भट्टी साहब जो इनके सेक्रेटरी थे उन पे मुकदमा हो गया, इनके फ्रंटमैन थे वो पकड़े गए, गुजरात में छापे पड़े। तो चौधरी परवेज अली साहब और ये कंपनी पे जो मुकदमे हुए हैं उनको आप कैसे देखते हैं, ठीक हुए हैं या वो भी आपका ख्याल इंतकामी कार्रवाई है? देखिए रऊफ साहब, मैंने आपकी ये प्रोग्राम में कहा था कि मोनस मेरा दोस्त है, लेकिन जिस सियासत को लेके चल रहा है वो ना 3 में रहेगा ना 13 में रहेगा, और वही हुआ। इस मुल्क के अंदर या तो कुछ नहीं पकड़ा जाता या फिर सब कुछ पकड़ा जाता है। बस यही है इस मुल्क की ब्यूटी, खूबसूरती भी यही है और कमजोरी भी है इस मुल्क की। आपको तो मुन्ने से राब्ता हुआ रिसेंटली या 1-1.5-2 महीने पहले जो हुआ था सर? नहीं, उसके बाद मेरा कोई महीना पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें कि ये जो वो 3-4 लोग हैं जिन पे हाथ डाला गया है, इनको समझा जाता था ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, बल्कि खुद को इस बात में वो मेरा ख्याल छुपाते भी नहीं थे। शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने आप को कहते थे गेट नंबर 4 की, तो वो कहते थे चौकीदारी मेरे जिम्मे, मुझे पता है कौन आता जाता है सर। ऐसे फवाद जो है ही वॉज वेरी क्लोज टू एस्टेब्लिशमेंट, सबको पता था, बल्कि इमरान खान साहब और उनके दरमियान आखिरी दिनों में मुज़ाकरात ये करवा रहे थे। इसका परवेज अली साहब आपको पता है रिसेंटली तक वो इस्लामाबाद पिंडी में आके बड़ी बड़ी हाई लेवल ये मुलाकातें करते रहे हैं सारी। अब जब उन पे हाथ डाला गया है, ये तो बड़े करीबी लोग थे एस्टेब्लिशमेंट को, सो ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोई स्ट्रांग मैसेज भेजा है कि नो, अब सबसे पहले हम अपने लोग जो हैं जो हमारे उस पे हैं, बेस पे रहे हैं, हम उनके पीछे जाएंगे, बाकी बात लोगों को छेड़ेंगे। देखिए रऊफ साहब, किसी के साथ या एस्टैब्लिश होना, ताल्लुक होना एक अलग चीज है, और चापलूसी करके उनको और बाकी जमहूरी चीजों को लड़वाने की चीजों पे एक्सपोज होना एक अलग चीज है। तो कुछ लोग तो इसमें अगर ताल्लुकदारी थी उसमें एक्सपोज भी हो गए कि दोनों तरफ गेम खेल रहे थे, और कुछ लोग बिला वजह एस्टैब्लिशमेंट का नाम बेच रहे थे। जब एस्टैब्लिशमेंट उस किसी खाते में, किसी लेने देने में नहीं है, तो आप उनका नाम भी नहीं बेच सकते ना। मैं आपका नाम बेचना शुरू कर दूं बाजार में, अच्छा और बुरा, एक टाइम के बाद आपका भी सबर बिलबिला उठेगा ना कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अपना काम करो। और यहाँ तो अब तमाशा ये बन गया कि मुर्गी महंगी हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट है, अंडे महंगे हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट है, बारिश ज्यादा हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट है, ठंड ज्यादा हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट है। तो एस्टैब्लिशमेंट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पीछे लगे हुए हैं, या अपने सारे फैसले जो है वो कोर्टों में जाके करवा रहे थे। फिर भाई कोर्ट को जाके जमहूरियत की चाबी दे दें, वही चला लेंगे। जब आप अपने फैसले टेबल पे नहीं कर सकते और रोज एक मस्करेपन की सिचुएशन से आप सुबह उठते हैं और उसी से सोते हैं, मुल्क में तबाही हो रही है, इकोनॉमिकल मेल्टडाउन हो गया है, गरीब के पेड़ पे कपड़ा नहीं रहा, उसके खाने की रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है, तो आप क्या सियासत कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए सबको ये सियासत करते हैं। अच्छा फैसल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैं सॉरी आपकी बात काटी दरमियान में, इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है, माई रीडिंग, कि आपको भी बड़ा करीब समझा जाता है एस्टैब्लिशमेंट को, और आपने भी ये बात कभी आगे ऐसा छुपाई नहीं। इन 3 जो हैं बड़े बड़े नाम है, फवाद चौधरी साहब हूँ, परवेज अली साहब हूँ, या साथ में शेख रशीद साहब, तो आपको पहले से अंदाज़ा था ये चीज़ें होने वाली हैं, लिहाजा आपने पीटीए से अपने आप को डिस्टेंस किया कि जनाब कि मैंने ये लाइन में नहीं खड़े होना, मैंने रॉन्ग साइड पे नहीं आना, और ये तीनों जो हैं ये रॉन्ग साइड पे गए। सो आपने पहले से स्मेल कर लिया था इन चीज़ों को कि या एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होना है या हमने इस साइड पे खड़े होना है। सो यू आर वेरी क्लियर, आप अपने थॉट्स में बड़े क्लियर थे, और ये तीनों इसको रीड नहीं कर सके, या उनका ख्याल है फ्यूचर उस साइड पे खान साहब के साथ है? देखिए रऊफ साहब, मैंने तो हमेशा, आपको पता होगा, और आप किसी का रखते नहीं है, सही होगा तो सही कहेंगे, गलत होगा तो हर किसी के मुंह पे कह देते हैं। तो देखिए, मैंने तो अपनी 15 साल की सियासत में पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब के अंदर बड़ी खुल के मुखलिस तरीके से, बड़े जोर और शोर से अपनी सियासत की है। गलत को गलत का है हमेशा, सही को सही का है। यहाँ ये नहीं था कि आप पीटीआई में रहे या एस्टैब्लिशमेंट में खड़े हो जाएं। यहाँ सिर्फ इतना फैसला था कि आप सही और गलत में फैसला कर लें। क्या
लोगों को मरवाना सियासत थी मेरी? नहीं, ना तहरीक इंसाफ की थी। क्या इदारों को गालियां देना पीटीआई की सियासत थी? नहीं थी, वो आ गई। क्या पीटीआई के अंदर दरबारियों की तरह चमचागिरी करने वाला आगे आएगा? वो कभी नहीं था, वो अब हो गया। क्या एक अच्छे साफ सुथरे लीडर की आंख में पट्टी बांध के उसको दलदल में ले जाने वाले कामयाब हो जाएं और मुखलिस जो है वो साइडलाइन हो जाए पार्टी के अंदर? वो कभी नहीं था, वो आज है। जो पार्टी के मुखलिस चेहरे हैं, मुखलिस लोग हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जमहूरियत चाहते हैं, मुल्क के अंदर कुछ करना चाहते हैं, वो आज कहाँ है पार्टी के अंदर? तो ये जो चीजें नहीं थी वो आज आ गई पार्टी में, और जो उसका आदी नहीं था वो नहीं रहा उस पार्टी के अंदर। और उसके अंदर भी अगर उसने मुखलिसी में कोई काम मेरे जैसे ने किया तो इतनी हाई पॉपुलैरिटी के ऊपर मुझे निकाल दिया गया, तो मैं नाउजुबिल्लाह कोई आसमानी मखलूक के आगे तो नहीं खड़ा था। मैं तो अल्लाह के आगे सिजदा करता हूँ, वही करता रहूंगा। और मुझे किसी बंदे के आगे लेटने की और झुकने की जरूरत नहीं। मेरी तकदीर का फैसला इंसान नहीं कर सकता, अच्छा, अल्लाह एक ताला और करता है। चीज़ आप बार बार कह रहे थे, जैसे राबिया ने भी पूछा है आपसे कि पिछले इस अक्टूबर नवंबर से आस्तीन के सांपों की बात कह रहे थे आप, तो मिलती जुलती बात अभी शहबाज गिल साहब ने भी की है कि पीटीआई में ये सांप हैं, आस्तीनों के सांप हैं, और मौका आएगा तो अवाम पे जूतियां वगैरह, ये उन्होंने भी बात की है, ये शहबाज गिल साहब ने। और दूसरा मैंने पूछना था कि शहबाज गिल साहब आपके कुलीग रहे हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वेरी इमोशनल एंड वेरी, तो आप ज़रा कोई उनको कोई थोड़ा सा रिलीफ लेकर नहीं दे सकते कि चलें बहुत कुछ हो गया उसके साथ, उसने भी एक अच्छी खासी सफरिंग देखी है, तशद्दुद भुगता है, और बड़े उन पे सुना होगा आपने, कोई उनको थोड़ा सा आप कोई हेल्प नहीं कर सकते उन गिल साहब को? देखिए साहब, मैं आपको एक बड़ी चीज समझाना चाहूंगा, आपके तवज्जुह से, आपको तो नहीं, लेकिन गुर्दा इतना रखें, जो भी इंसान है जब करे कोई बात तो उस पर खड़ा रहे। ये नहीं हो सकता कि आपका एक हाथ गले में हो और एक हाथ पैरों में हो। नाप तोल के बात करें, जहाद करने में, पंगा लेने में सोच समझ करें, कल आपको पैरों में ना पड़ना पड़े, या तो गुर्दे में खड़े रहें, उसके लिए फिर गर्दन कटा दें। अगर आपका तर्ज सियासत ये है कि गला पकड़ा तो ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, नहीं निकला तो मैं पैर पड़ जाऊंगा, वो अब पाकिस्तान में नहीं चलने वाला है। पिछले एतवार के अंदर कोर्टों ने भी बर्दाश्त कर लिया, इदारों ने भी बर्दाश्त कर लिया, इंडिविजुअल ने भी ये बकवास बर्दाश्त कर ली, अब नहीं होगी है। एक हर चीज की इनफ इज इनफ। तो जब इनफ और इनफ के पॉइंट पे आप आ जाते हैं ना, और देखिए ये जो इमरान खान साहब आज भी पीडीएम से ऊपर हैं, देखिए अपनी बुलंदी से नीचे हैं, वो इसलिए हैं कि लोग तंग आ गए। अब जेल भराओ तारीख शुरू कर दी, कौन जाएगा जेल में? कितने जाना है जेल में? यहाँ लोगों को लाले पड़े हुए खाने रोटी के। नहीं, इमरान खान साहब जेल में, आपका ख्याल है इमरान खान साहब जेल नहीं जाएंगे, असद उमर नहीं जाएंगे, फवाद चौधरी नहीं जाएंगे, शाहमुद कुरैशी नहीं जाएंगे, शफकत महमूद नहीं जाएंगे, इमरान इस्माइल नहीं जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा रऊफ साहब, नहीं जाएंगे। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, ये कहीं नहीं जा रहे, कोई नहीं कर रहा कुछ। ये हर रोज एक नई चीज है। आप बंद गली में जब फंस जाते हैं, आपने पता होता है मैंने गुनाह कर दिया है, मुझे सजा होनी है, आप पहले शुरू करते हैं रऊफ साहब की वजह से मुझे सजा होगी, रऊफ साहब की वजह से मुझे सजा होगी। मैंने जो गुनाह किया मैंने सजा होनी है। मैंने अगर किसी का हाथ तोड़ा है तो कानून ने हरकत में आना है। अब मैं आके उसको कई दफा कह दूं कि रऊफ साहब ने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो देखने वाले सुनने वाले पागल नहीं होते, बेवकूफ नहीं होते, उनको सब नजर आ रहा होता है। मैंने अगर खुदा ना खासा किसी एक आदमी ने कत्ल किया है तो वो फिर उसको रऊफ साहब नहीं फंसा रहे होंगे, उसको कानून अपनी गिरफ्त में ले रहा होगा। वो और बात है कि मार्केटिंग टूल के अंदर आप पहले शोर मचा देंगे रऊफ साहब ने किया है, तो वो ठीक है, कुछ समझ लेंगे। भोले बच्चे जो हैं वो सुनेंगे। तो आपको इलेक्शन होते ये पंजाब में नजर आ रहे हैं सर कि आज अलवी साहब ने भी कह दिया है, लेटर लिख दिया है, और साथ में बड़ा बिग रिलीफ तो मिला है पीटीआई को अदालतों से ये बड़े दिनों के बाद कि उनके जो एमएनएस के इस्तीफे थे उस पर स्टे कर दिया उन्होंने हाई कोर्ट ने। सर ये वो एमएनए हैं जिन्होंने कहा है कि हमने इस्तीफे दे दिए, हमारी गणपट्टी पे जबरदस्ती हमसे करवाए थे, उनको मिला स्टे। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी पुराने लोगों की एम्बिशन के साथ मिलके आईनी ओहदे में बैठ के खामोशी से छप्पड़ में मुंह पे कोरोना के मास्क लगा के जिन घरों में मीटिंगें कर रहे थे, जो एक साजिश का हिस्सा है, और साजिशी बयानी के पीछे उन्होंने अब बड़ा आईनी रोल होते हुए भी गलत काम किया है। और उन जिन घरों में उन्होंने मीटिंगें की हैं उन घरों के लोगों ने तस्वीरें और वीडियो बना के भेज दी है। तो अब नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब कोई ये खुफिया मीटिंग्स करते रहे हैं प्रेसिडेंसी से आउट, और जिन घरों में की गई वहाँ वीडियोस बनाई गई हैं, ऑडियोज बनाई गई हैं, तस्वीरें बनाई गई हैं कि ये वहाँ मीटिंग्स करते रहे, तो किन से मीटिंग्स हो रही थी सर? सब पुराने एतबार के एम्बिशियस खास लोग जो खास मकसद के लिए ये तबाही जमहूरियत की, सियासत की, इदारों की, मुल्क की कर रहे थे, उन साजिशी खास लोगों के साथ
प्रेसिडेंट होते हुए वो इस करंट रिजीम से पहले मुलाकातें खुफिया कर रहे थे, जिन घरों में कर रहे थे, जैसे कि अगर मेरा घर उस वक्त मिसाल के तौर पर डिसाइड हुआ तो मैंने ही वीडियो उनकी बना के आगे पेश कर दी कि भाई मेरे घर के अंदर ये हो रहा है, मैं नहीं उसके अंदर। तो जब आदमी ताकत और पावर में होता है तो अंधा हो जाता है। आप बहुत और बड़ी ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि उन्होंने किस जगह उनको दगा दिया है, स्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया है, ये वो भी एक्सपोज हो गया है। और आज आप पता करवा लें कि इमरान खान साहब से आरिफ अली साहब कहाँ खड़े हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर माशाल्लाह तोशा खाना में अभी तो प्रेसिडेंसी तक बात नहीं आई है, इम्यूनिटी है उसके ऊपर, तो वो भी बहुत कुछ चीजें सरफेस होंगी। तो गंगा में तो सभी ने हाथ धोया है। नहीं, ये मीटिंग वाली बात आप कह रहे हैं, बड़ी सारी आप खबर दे रहे हैं कि वीडियोस हैं बनाई गई हैं और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई हैं। ये दोबारा को जरा थोड़ा सा बताएंगे कौन लोग थे और ये मीटिंग्स का क्या एजेंडा था और किन घरों में की गई? सर इस्लामाबाद में हुई या कराची लाहौर में? इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट साहब और खास के जो पसंदीदा लोग थे, जो पीटीआई में एमएनए मिनिस्टर थे, उनके घरों में कोरोना मास्क लगाकर अलग अलग गाड़ियों में आकर मीटिंगें की गई, साजिशी बयाना बना गया, मार्च को तश्कील दी गई उसकी शक्ल को, और उसको लेके आगे बढ़ना था कि एक कियोस पाकिस्तान में क्रिएट हो जाए, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है एक चीज की दूसरी तरफ वो मुतनाज़ा हो जाए, कंट्रोवर्शियल बन जाए। उन सब में मेरे प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब आईनी ओहदे पे बैठकर ये काम सरअंजाम दे रहे थे। और फिर आगे जाके उन्होंने उस सरअंजामी के अंदर बहुत आगे बढ़कर उन्होंने कहीं इमरान खान साहब को भी दगा दे दिया, फिर वो कहीं और एक्सपोज हो गए। जब उन्होंने खास और नई रिजीम के बीच में खेलने की कोशिश की तो वहां भी एक्सपोज हो गए। उन्होंने खान साहब के लिए तो बड़े वो लॉयलिस्ट रहे हैं, खान साहब को कैसे दगा दिया आरिफ अलवी साहब ने? सर ये तो खान साहब की जो इर्द गिर्द जितने लॉयलिस्ट हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को भी अंदाजा हो गया है, उनको भी पता है, और जो हैं उनको भी अंदाजा हो गया कि वो अब कहाँ खड़े हैं। तो कुछ तो अभी से कहना शुरू हो गए कि हमारा सियासत में अब वो दिल नहीं है, हम शायद इलेक्शन ही न लड़ें। कुछ नालायक निकम्मे जो थे, जो साइकिल चलाने के मास्टर थे, उनको जहाज उड़ाने दिया था और जहाज उन्होंने क्रैश कर दिया जमहूरियत का और पीटीआई की गवर्नमेंट का, वो और बड़े बड़े दावे दे रहे थे, वो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं, कहीं पे पैगामात पहुंचा रहे हैं, कहीं पे हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं पे पैर जोड़ रहे हैं। ये आपको इलेक्शन होते ये सर पंजाब के इलेक्शन होते लग रहे हैं, आपको ख्याल है ये पंजाब में होंगे इलेक्शंस? पीआई की फ्लाइट 35 साल में मैंने तो नहीं कभी देखी टाइम पे चलते हुए। तो जिस मुल्क में फ्लाइट ना चलती है पीआई की 35 साल में टाइम पर, जिस मुल्क में ईद एक दिन ना हो, एक टाइम पे ना हो, उस मुल्क में आप इलेक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है वाडा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह के हालात इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ माजी में रहे हैं, अभी कोई इम्कानात लग रहे हैं आपके कुछ बेहतर हों? अभी कहाँ पे खड़े हैं दोनों पार्टीज? देखिए जी, अभी भी अक्लमंदी है कि एपीसी आ रही है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएं और जमहूरियत करें और सियासत खेलें तो कोई एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। इल्जामात और तवक्कात उनसे लगाने का कोई फायदा नहीं है जिन्होंने आप कह दिया है कि हमारा रोल पाकिस्तान की बका और सिक्योरिटी अपने इदारे को संभालना है। तो उधर ना देखें, वो अब 2018 वाली कहानी नहीं होनी, क्योंकि ये रिजीम एपॉलिटिकल है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। और जिस दिन इनका इंटरेस्ट होगा उस दिन जितने बड़े बड़े तुरम खान बने हुए हैं वो सीधे होके पैर पकड़ के सीधी रास्ता चलेंगे, तो उनके ऊपर गलत इल्जामात भी ना लगाए जाए, ना उनको घसीटा जाए, ना उनकी तरह देखा जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के क्विकली अगर जो अंदरूनी हालात चल रहे हैं और जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ऑन द फोर और वो बातें कर रहे हैं काफी खुल के, उन पे क्या कहेंगे? कोई बड़ा डैमेज है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें जी, ये खबर भी खाकान अब्बासी साहब ने तो डिनाई कर दी थी, मैंने तो 25 दिन पहले दे दी थी। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। देखिए वहां भी मसला ये है कि एक कॉर्पोरेशन, फैमिली कॉर्पोरेशन बना के चलाया जा रहा है, ठीक, और लीडर का बच्चा नालायक और निकम्मा हो, अच्छा हो या बुरा हो, वही लीडर बनेगा। फिर उसकी आगे वाली औलाद बनेगी, कोई अंकल कह के कोई पोजीशन ले लेगा, कोई प्यारे अंकल कह के ले लेगा। ये तमाशा टोपी ड्रामा तो नहीं चलेगा ना पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्तान में जो आज होता रहा पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान, उस सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी साहब, उनसे डिटेल्स जानेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी साहब। आज मुल्तान में जो सिचुएशन रही जमशेद साहब, उसकी डिटेल्स आपसे जानेंगे। इलेक्शन से पहले ही हमने देखा एक बड़ा सीन क्रिएट हुआ, नून लीग और पीटीआई के जो कारकुन थे वो आपस में उनकी लड़ाई होती रही, गिरफ्तारियां हुई। क्या होता रहा आज सारा दिन? देखिए, आज ज़ाहिर है जो ज़िमनी इलेक्शन है और मुल्तान का हल्का NA 155 के कागजात नामजदगी आज दाखिल होना थे, आखिरी दिन था। तो उस पर ये उस वक्त इलेक्शन जो कमीशन है का ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है मुल्तान में 9 नंबर चुंगी के पास, उसमें ये सब कुछ हुआ। और आप कह रहे हैं कि क्या होता रहा, ये जो इस वक्त जो कशीदगी है हमारे यहाँ खास तौर पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों के दरमियान, ये सॉरी मैं अभी बात काट रहा हूँ, पहले जरा थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइएगा, ये जो हल्का है किसका हल्का है, इसमें कौन कौन से बिग गन्स हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए पूरा मुल्तान में आज यहाँ कुटमार और एक वहाँ पे दंगल सजा गया है। थोड़ा सा ये बताएंगे ना कि कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें कौन बड़े नाम हैं? ये मुल्तान का कासा साहब जो हल्का है NA 155 मुल्तान शहर का है। यहाँ से पीटीआई के MNA मलिक आमिर डोगर कामयाब हुए थे, जिनका इस्तीफा मंजूर हुआ। तो उसके बाद जिस जगह जिन हल्कों में इलेक्शन अनाउंस हुआ था ये उनमें से है। और उस हल्के में अब फिर आमिर डोगर साहब ही उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नवाज के शेख तारिक रशीद साहब उम्मीदवार हैं, हो सकते हैं। मुमकिन तौर पे मखदूम जावेद हाशमी साहब यहाँ से MNA रहे हैं, उन्होंने भी आज कागज जमा करवाए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से उस्मान भट्टी ने कागज जमा करवाए हैं। तो ये वो हल्का है जो मुल्तान शहर का ये होगा राना महमूद हसन साहब ने भी ये जमा करवाए हैं पेपर्स। वो इस हल्के में नहीं है, वो दूसरा हल्का है मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब वाला 156। लेकिन ये जो आज जो ये हंगामा आई हुई है, ये हल्का NA 155 के उम्मीदवारों, खास तौर पे जब आज मलिक आमिर डोगर साहब आए थे अपने कागज जमा करवाने के लिए, जब वो वहां से कागज जमा करवा के उस इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस है, लोकल ऑफिस है, उसके अहाते से बिल्डिंग से निकल के बाहर आ रहे थे, तो उसी वक्त ही मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो है साबिक MNA तारिक रशीद, वो अपने हामियों समेत उस वक्त एंटर हुए उस अहाते में जहां पे ये कागज जमा होने थे। कारकुनों के दरमियान नारेबाजी हुई और जो नारे जिसकी वजह से कशीदगी हुई वो यही है कि जो नारा है कि पीटीआई के कारकुनों ने, जो निस्बतन तादाद में ज्यादा थे, उन्होंने ये नारा लगाया कि सारा टब्बर चोर है। इस पर जो पीटीआई के नारों के जवाब में मुस्लिम नवाज के कारकुनों ने घड़ी चोर के नारे लगाए। और इस दौरान में आमिर डोगर साहब बाहर निकल रहे थे और तारिक रशीद साहब अंदर जा रहे थे। तो इनके कारकुनों के दरमियान में हाथापाई शुरू हो गई। उसके बाद आपको पता है कि पथराव हुआ, जितने भी वहां पे गुलदस्ते पड़े हुए थे वो गमले उठा के मारे गए, शीशे तोड़े गए और काफी देर तक महबूस हो गए मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन अंदर जो तारिक रशीद के साथ गए हुए थे। और उसके बाद में खुद आमिर डोगर साहब के जो भाई अदनान डोगर, उन्होंने भी एक रोल प्ले किया और कशीदगी जाके कम हुई। और इस वक्त सूरत हाल जाहिर है जो यही है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो लोकल हैं, उन्होंने इंतजामिया को दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया है। लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जो इनको हिरासत में लिया गया है, तारिक रशीद साहब को भी निश्तर के करीब से हिरासत में ले लिया गया और दोनों जमातों और इसी तरीके से मलिक आमिर डोगर साहब को उनके डेरे से लिया गया। तो दोनों हिरासत में अभी तक मुकदमा के इंदराज की बाकायदा तस्दीक नहीं हुई। जमशेद, ये दोनों बड़े पावरफुल ग्रुप हैं। आमिर डोगर साहब की फैमिली, उनके वालिद साहब, उनके चचा, राइट, मतलब है अगर 80s के बाद ये 90s की पॉलिटिक्स में बड़ा उनका रोल है, मेयर रहे हैं, MNAs रहे हैं, तो पावरफुल एक उनका ग्रुप है। इसी तरह ये शेख ये होगा, ताहिर रशीद साहब हो गया और बाकी हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, अंदरून शहर वगैरह सारा ये देखते हैं। तो इसमें से जावेद हाशमी साहब के तो कहीं नजर नहीं आ रहे, या वो किस सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह पे, तो वो किस से ये हल्का, इसी हल्के से ही जावेद हाशमी साहब MNA मुंतखब हुए थे। मतलब ये कि उनको टिकट मिलने के चांसेस हैं या उन्होंने वैसे एप्लीकेशन दे दिया? अभी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार का फाइनल हुआ नहीं है। मरियम नवाज साहबा के दौरे के बाद ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पे जावेद हाशमी साहब को टिकट मिल सकती है, लेकिन तारिक रशीद साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले भी वही लड़े थे पिछले 2018 का इलेक्शन, तो ये टिकट उन्हें ही मिलेगी। तो अभी मुस्लिम लीग नवाज ने बाकायदा अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने, उन्हें किसी ने कहा है या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कागज जरूर
भी कोई बहुत आइडियल तल्लुकात तो इस लिहाज से कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जोड़ तोड़ है उस हवाले से तो जो नजर आ रहा है कि जावेद हाशमी साहब क्योंकि आपको पता है पीराना साली भी है और कुछ उनके यहाँ इस हल्के में एब्सेंस भी है, वो अब मखदूम रशीद में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कागज जरूर जमा करवाए हैं। अच्छा जमशेद, आज जो खड़ाक हुआ है, दंगल हुआ है वहां पे ताहिर शेख साहब के अंदरूनी शहर, मुझे तो पता है, मैंने मुल्तान में रिपोर्टिंग की हुई है आपके साथ, बड़ा उनका क्लाउट है, डोगस बिरादरी बहुत बड़ा मतलब ताकतवर मार्शल ये रेसेस में आते हैं। क्या लग रहा है फिर अगला इलेक्शन जो है अभी से ये इसका ये हो रहा है, मूड सेट हो रहा है कि मुल्तान में ये जो इलेक्शन होंगे तो इतने पीसफुल नहीं होंगे? अगर आज की शुरुआत देखी जाए जो आज हुई है सारा कुछ, तो मुल्तान का इलेक्शन होता हुआ पीसफुल आपको लग रहा है ये? देखिए आज जो जैसे आपने ऑब्जर्व किया है कि ये अच्छी शुरुआत नहीं है उसमें, लेकिन एक चीज जरूर ये भी है कि आज इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पुलिस की तादाद भी नहीं थी, एक पुलिस वाला सिर्फ मौजूद था। और अगर जो सिक्योरिटी लैब्स भी है मकामी इंतजामिया की तरफ से या मकामी पुलिस की तरफ से, जो मुमकिन तौर पे आपको पता है कि जब इस तरह के कागज जमा हो रहे होते हैं हर कोई अपने अपने साथियों समेत आता है और जो कशीदगी है तो उसके खतरे के पेश नजर यहाँ होना चाहिए था। ये उससे ज्यादा जहाँ पे कशीदगी की वजह हम करार देते हैं कि जी जो नारेबाजी भी है, जो पोलिटिकल माहौल जो है वो काफी कशीदा है, लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया के भी कसूर है, खास तौर पे पुलिस के हवाले से कि उनकी सिर्फ सिक्योरिटी थी उस मौके पे मौजूद होना साथ में चाहिए जो थी। उसका शामुद कुरैशी वाला हल्के की आप बात कर रहे थे, वहां पे भी पेपर्स जमा साहब से आखिरी डेट आज थी या उनकी डिफरेंट है? उनकी भी डिफरेंट है। और लेकिन जावेद हाशमी साहब आपको देखा, आपका आज बेल के लिए इस्लामाबाद आए हुए थे तो उन्होंने कल जमा करवाने थे, लेकिन वहां पे उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर चेंज हुए थे तो उसकी वजह से उनके कागज जमा नहीं करवाने थे, उनके पास एक दिन का गैप है। नहीं वहां पे मैं उनका पूछ रहा, शामुद कुरैशी साहब का पूछ रहा था मैं। जी मखदूम साहब इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो हल्का NA 156 है जहां से उन्होंने कागज जमा कराने हैं। उनके अगेंस्ट कौन हैवी वेट है वहां पे? देखिए उस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से किसी को कहा नहीं गया, लेकिन जो राना महमूद अल हसन साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं, अब्दुल गफार डोगर साहब उम्मीदवार हैं, मुल्तान शहर नईम साहब उम्मीदवार हैं, ये तीनों अभी तक टिकट के उम्मीदवार हैं। नहीं ये भी मुल्तान का फिर हल्का हो गया ना जो आप बता रहे हैं? ये भी NA 56, ये भी मुल्तान शहर का हल्का है, शहर के हल्के की बात कर रहे हैं। जी ये भी शहर का ही हल्का 156 जो आज ये हुआ है, ये तो आमिर डोगर साहब का 155 है, जो शहर का दूसरा हल्का है वो 156 है। ठीक है। और जमशेद रिजवानी साहब लास्ट क्वेश्चन बस ये बताएगा कि क्या दोबारा से जुनूबी पंजाब का नारा सुनने में आ रहा है? मेरा ख्याल है आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो कोई दोनों जमातों में से कोई भी किसी ने भी इस नारे की बुनियाद पे इलेक्शन में नहीं की जा रहे। वैसे इस नारे पे वोट मिलेंगे इस दफा? जितना फ्रॉड और धोखा हो चुका है साउथ के लोगों के साथ, इसके बाद भी वोट मिलेगा लोगों को? अभी भी वो मतलब ट्रस्ट करने को तैयार है? खलासा साहब आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर किसी को ये पता लगा कि ये एक नारा है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है इलेक्शन के मौके पर। पिछली दफा PTI ने जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पे इसको एक्सप्लॉइट किया। अमलन जो है, जो इंतजामी तौर पे जो सेक्रेटेरिएट भी बनाया था वो भी अमलन गैर फाल खुद PTI के दौर में लास्टली तो तीनों पार्टीज ने धोखा किया। पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ा पहला धोखा किया, फिर उसके बाद नवाज लीग ने 2 करारदादें पास करवा दी थी कि हम तो 2 सूबे बनाएंगे, फिर इमरान खान साहब ने उन्होंने हम बनाएंगे, तो धोखा तो सारे दे चुके हैं। तो साउथ वाले चौथी दफा ही ये धोखा खाने को तैयार हैं। मेरा ख्याल है नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा आप समझदार हो गए, ये नारा आप समझदार हो गए, कोई भी पार्टी कर पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमशेद रिजवानी सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद थे और मुल्तान की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर हमें इंसाइट दे रहे थे। अब ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में माशी बहरान की। एक तरफ डॉलर्स नहीं है और ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान से रोजाना $50 लाख अफगानिस्तान सीमेंट की बोरियों के थ्रू स्मगल हो रहे हैं। क्या स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा, ब्लूमबर्ग की एक बड़ी ही शॉकिंग डिटेल्स हैं जो उसकी एक रिपोर्ट में आई, उसके ऊपर बात करेंगे आज। अभी इस वक्त कम है। क्लास साहब इसी से रिलेटेड ही बताएं कि एक तरफ मईशत के अजीब अजीब से हालात हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें सामने आ रही हैं और ऐसी सूरत हाल में मावनीन खुसूसी की तादाद, मुझे लगता है जितने MNAs हैं
वो सारे वजीर बन जाएंगे एंड में, या मावनीन खुसूसी बन अब जाएंगे। दिल तो बड़ा चाह रहा था, ये जो स्टोरी है इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं एक दो दफ़ा अफगानिस्तान के हवाले से, दिल बड़ा दुखता है। मतलब हमारे अफगान भैया बिल्कुल ज़रूर हमें उनको सपोर्ट देनी चाहिए। हमें बड़ी जल्दी थी ना कि वहाँ से नेटो फोर्सेस निकले, अमेरिकन निकले, अब डॉलर पहले वहाँ से इधर आते थे, अब यहाँ से जा रहे हैं। और यूनिक वो एक आइडिया उन्होंने निकाला है कि वो वहाँ पे ये जो भेज रहे सीमेंट की बोरियों में जा रहे हैं डॉलर्स। ज़रा अंदाज़ा करें, वहाँ पे एक डॉलर जो है आपका मिल रहा है 90 या अफगानी जो उनकी करेंसी है, और हमारा 276 पे है। हम दुनिया भर से भीख मांग के ना वहाँ पे उनकी करेंसी स्टेबलाइज कर रहे हैं। बहरहाल इस पे फिर बात करेंगे, इस मुल्क की ज़रा वो देख लें। एक तरफ जैसे आपने ये कहा कि ये हालात हैं आपके, दुनिया भर से हम भीखे मांग रहे हैं, रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, साथ में आप अपने एडवाइज़र, अपने स्पेशल असिस्टेंट और सारे, ये मेरा ख्याल है इनको शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया कि परवेज़ इलाही साहब ने ना 117 के करीब वहाँ पे खसूसी उन्होंने भी वहाँ पे रखे हुए थे स्पेशल असिस्टेंट, 117 पंजाब में कबीना के अलावा। तो लगता है शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया कि खैर है, जो बेंच मार्क जो है ना 117 है। सो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में यही काम करेंगे। एक मजीद MNA, ये आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप ये जो असेंबली आपकी बची हुई है ना, तकरीबन 176 लोग हैं या 174 हैं, 174 को बनाएंगे, क्योंकि सारे कहेंगे उसको बना दिया तो मुझे क्यों नहीं बना दिया आपने। और दूसरी बात ये कह रहे हैं वो कोई पर्क्स नहीं लेंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगे, कुछ अगर वो उन्होंने कुछ नहीं करना तो फिर किसके लिए बन रहे हैं। अगर उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए, उन्हें पेट्रोल नहीं चाहिए, उन्हें दफ्तर नहीं चाहिए, उन्हें स्टाफ नहीं चाहिए, तो ये अपने आप को थोड़ा सा ये करने के लिए माचो स्टाइल है। फिर ये और जो इनका ये बेसिक काम होता है, इनको जो स्टेटस दिया गया मिनिस्टर का, वो यही होता है कि हल्के में बता सकें जी जनाब कि हम देखें वजीर हैं। अच्छा, पहले ऑलरेडी फड्डा हो चुका है, कैबिनेट में हम स्टोरी कर चुके हैं, अब झंडू पे लड़ाई आ गई, प्रोटोकॉल पे लड़ाई आ गई है कि जनाब वो कहते हैं इसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है, वो कहते हैं इनको झंडा क्यों लगाने दे रहे हैं, ये नए फटे हो रहे हैं। इनके मुंह को लग गया एक टेस्ट, मैं लहू तो नहीं कहूंगा, सख्त हो जाएगा, वो यही वाला है कि जनाब कि रोजाना की बुनियाद पर एक दिन गुजरता है 5-5, 6-6, 7-7, लेकिन जहन में रखें इन्होंने चौधरी परवेज इलाही का रिकॉर्ड बराबर करना है। ये शहबाज शरीफ साहब ने, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो 117 रखें और शहबाज शरीफ साहब के जी मेरी छोटी कैबिनेट होनी चाहिए। मतलब इट्स अ लाफिंग स्टॉक। और थोड़ा सा MNAs जो हैं वो जरा मेहरबानी कर लें हजूर, कोई आप थोड़ा एहसान कर लें। आपने अगर तनख्वाह नहीं लेनी, मराहत नहीं लेनी, गाड़ियां तो टाइटल्स लेके क्या करना है, तो टाइटल लेके क्या करना है, और बड़े फवायद हैं, वो फिर बात करेंगे, इतने भोले भी नहीं है सारे, और बड़े फायदे ले लेते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।